नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे लोकप्रिय कथाकार पुष्पा सक्सेना जी की कहानी शेफाली नहीं गीता हो तुम। तो आइए सुनते हैं कहानी। जौनपुर से तीव्र गति से कार चलाने के बाद भी डॉक्टर प्रशांत यज्ञ की पूर्णाहुति के समय ही इलाहाबाद पहुंच सके थे। चलते समय कार के ब्रेक चेक कराने में समय ज़्यादा लग गया था। कल संध्या प्रोफेसर आनंद नारायण का संक्षिप्त नोट मिला था। गृहस्थाश्रम का मोह त्याग, गुरु शरण में रहकर भगवान भजन की कामना है। हरिद्वार जाने के पहले सबसे मिल लेने का मोह नहीं छोड़ पाया, इसीलिए सोमवार की प्रातः एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ। गीता भी साथ जा रही है। तुम्हारे आने से प्रसन्नता होगी। आ सकोगे प्रशांत? शुभेच्छु आनंद नारायण। बंगले के बीच वाले हॉल में यज्ञ चल रहा था। श्वेत परिधान में प्रोफेसर नारायण अग्निकुंड में घृताहुति दे रहे थे। पास के दूसरे आसन पर ध्यानस्थ तपस्विनी सी गीता अग्नि शिखाओं को एकटक ताक रही थी। गौरवर्ण अग्निताप से रक्ताप हो उठा था। प्रशांत की उपस्थिति ने मानो एक पल को उसकी तपस्या भंग कर दी थी। हठीले नयन प्रशांत के नयनों से जुड़ने की अक्षम्य धृष्टता कर बैठे। दब से उन नैनों में न जाने क्या जल उठा कि उतनी दूर बैठे प्रशांत उस आंच को सह न सके थे। एक पल को मंत्रविद्ध जुड़े नयन स्वतः नत हो गए थे। प्रोफेसर नारायण के गुरु स्वामी शारदानंद ने शांति पाठ के बाद बंधु बांधवों से प्रोफेसर नारायण और गीता को पुष्प अक्षत के साथ मंगल कामनाएं देने का संकेत किया था। चारों ओर से प्रोफेसर और गीता के झुके मस्तक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी थी। गीता के मुख की अपूर्व शांति में भी डॉक्टर प्रशांत उद्विग्नता और कष्ट की लकीरें स्पष्ट पढ़ पा रहे थे। चाहकर भी आशीष रूप में वह हाथ ऊपर नहीं उठा सके थे। हृदय का हाहाकार उद्विग्न कर रहा था। मंगल कामना सूचक पुष्प मुट्ठी में दबाए वह हॉल के बाहर आ गए। अतिथियों की अभ्यर्थना के लिए प्रोफेसर गीता को साथ ले बाहर लगे शामियाने की ओर आ रहे थे। अतिथियों के लंच की इसी शामियाने में व्यवस्था की गई थी। प्रशांत पर दृष्टि पड़ते ही गीता को एक महिला से बातें करते छोड़ प्रोफेसर आगे बढ़ाए थे। तुम्हारे आने की बहुत खुशी है प्रशांत। कुछ दिन पहले ही तो स्टेट्स से लौटे हो। सोच रहा था आ ना पाओगे। आपका आदेश हो और मैं ना पहुंचूं सर। गीता को तो लेक्चररशिप मिल गई है। क्या जॉब छोड़कर जा रही है आपके साथ? उसकी जिद तो तुम जानते ही हो प्रशांत। बहुत समझाया यहीं रहे, पर कहती है मैं अपनी देख रेख ठीक से नहीं कर सकूंगा। स्नेह विगलित स्वर के साथ उनका मुख चमक उठा था। प्रशांत की पीठ थपथपा प्रोफेसर अन्य अतिथियों की ओर बढ़ गए थे। सामने से आती गीता को रोक प्रशांत ने पूछा था, अच्छी भली नौकरी छोड़कर हरिद्वार जाने का निर्णय ले डालना क्या उचित है गीता? एक पल को दृष्टि उठा शांत सधे स्वर में गीता ने उत्तर दिया था, मेरी यही नियति थी डॉक्टर प्रशांत। प्रशांत की प्रतिक्रिया की अपेक्षा किए बिना गीता आगे बढ़ गई थी। स्तब्ध प्रशांत खड़े रह गए थे। मन में आंधी सी उठ रही थी। गीता का ये निर्णय तेरी ही कायरता का परिणाम है प्रशांत। सत्य स्वीकार कर पाने का क्या आज भी साहस है तुझमें? उस हादसे के बाद स्वयं तू इस शहर से ही नहीं, देश से भी भाग गया था। कब तक इस झूठे कवच को पहने अपने को झुठलाएगा प्रशांत? आज गीता के इस निर्णय पर यह व्याकुलता, हाहाकार क्यों? गीता कभी तेरी पूजा थी। आज सबके सामने बढ़कर उसे स्वीकार कर सकोगे प्रशांत? गत 4 वर्षों का जीवन पुनः जी उठा था। भौतिक विज्ञान में विशेष योग्यता के साथ एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रशांत ने प्रोफेसर आनंद नारायण की गाइडेंस में शोध कार्य प्रारंभ किया था। भौतिक शास्त्री के रूप में प्रोफेसर आनंद नारायण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान थे। विधुर प्रोफेसर का पुत्र अमेरिका में ही रच बस गया था, पर 3-4 महीनों में पिता को पत्र डालने में सुधीर गफलत नहीं करता था।
घर में प्रोफेसर नारायण की पोशिता पुत्री गीता की ही चलती थी। रिश्ते की विधवा बहन की मृत्यु के बाद गीता का लालन पोषण प्रोफेसर नारायण के घर पर ही हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में वही नन्ही गीता अब प्रोफेसर की पक्की अभिभाविका बन गई थी। इस वर्ष गीता हिंदी साहित्य में एमए कर रही थी। अपनी मेधावी पोशिता पुत्री पर प्रोफेसर का अगाध स्नेह था। प्रशांत के शोध कार्य पर विचार विमर्श के लिए प्रोफेसर नारायण उसे शाम को घर पर ही बुला लिया करते थे। कुछ ही दिनों में वह प्रशांत को पुत्रवत स्नेह देने लगे थे। संध्या चाय के समय अतिथियों के जलपान की व्यवस्था गीता ही करती थी। गीता के निर्देशानुसार उन्हें फल या नमकीन बिस्किट ही प्राप्त थे। कभी लाडली बिटिया की दृष्टि बचा अगर उन्होंने प्रशांत की प्लेट से छोटी सी बर्फी उठा ली तो गीता की फटकार सुननी पड़ती थी। ये क्या पापा, आप बर्फी खा रहे हैं? पता है डॉक्टर कयार्ड ने आपको शुगर की सख्त मनाही की है। ऐसा ही करना है तो मुझे हॉस्टल भेज दीजिए, फिर जो मन में आए करते रहिएगा। गीता की धमकी का तुरंत असर होता था। बर्फी का टुकड़ा प्लेट में वापस रखते प्रोफेसर क्षमा मांग बैठते थे। ये लो बिटिया, कान पकड़े, अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अब तो हॉस्टल नहीं जाएगी ना? प्रोफेसर नारायण के प्रति अगाध श्रद्धावश यदि कभी प्रशांत ने उनके सामने भूल से भी मिठाई की प्लेट बढ़ा दी तो उसे गीता का कोप भाजन बनना पड़ता था। आप पापा को उल्टा सीधा खाने को दे देते हैं। तबीयत खराब होने पर पापा की तीमारदारी आपको ही करनी होगी। मौन स्मित के साथ प्रशांत तो गीता का अभियोग स्वीकार कर लेता, पर प्रोफेसर ठठाकर हंस पड़ते थे। अच्छा, तो प्रशांत को उल्टा सीधा खाने की अनुमति है? भाई, ये न्याय हमारी समझ से बाहर है। अगर वो भी उल्टा सीधा खाएंगे और बीमार पड़ेंगे तो आप देखिएगा पापा, मैं जल्दी अपराध क्षमा करने वालों में से नहीं हूँ। तब तो तुझे पुलिस अफसर बनना चाहिए बिटिया, एक भी अपराधी नज़र से नहीं छूटेगा। सच पापा, आपको तो पुलिस हिरासत में ही रखती। वो तो माना, पर बिटिया जब तुझे कोई अपनी हिरासत में रखेगा तब क्या करेगी? अपने प्रयास पर प्रोफेसर मुक्त कंठ से हंस पड़ते थे। गीता को बंधन में रखने वाला अभी जन्मा ही नहीं है पापा। गीता के चुनौती देते नयन प्रशांत के नयनों से अनायास ही टकरा गए थे। प्रशांत के नैनों में परिहास की कौंध या उसके भ्रम से गीता तिलमिला उठी थी। प्रशांत हॉस्टल के स्थान पर कहीं अलग कमरा ले शोध कार्य करना चाहता था। इधर कुछ दिनों से प्रशांत के साथ शोध के पेपर्स डिस्कस करते काफ़ी रात हो जाती थी। रात्रि भोजन तो प्रशांत प्रोफेसर के आग्रह पर उनके साथ ही कर लेता था, पर उतनी रात में उसे साइकिल से जाते देख प्रोफेसर नारायण को बहुत कष्ट होता था। एक दिन गीता से मनवार सी करते उन्होंने प्रस्ताव रखा था। हमारा इतना बड़ा घर है बेटी, हम बाप बेटी का काम तो 4 कमरों में मज़े से चल जाएगा। तो मैं सोचता हूँ एक कमरा उस बेचारे लड़के को दे दें। देखो ना कितनी देर में घर जाता है, अच्छा भला लड़का है। पापा, आपको व्यर्थ के झमेले पालने का बहुत शौक है, क्यों व्यर्थ ही उन्हें यहाँ रख बंधनों में जकड़ना चाहते हैं? अरे बंधन कैसा, बाहर वाला कमरा उसे दे देंगे, कभी वक्त ज़रूरत पर काम ही आएगा। सुधीर का कमरा भी तो खाली पड़ा है, ना हो उसे वही कमरा दे देंगे। ना पापा, सुधीर भैया के कमरे में कोई और नहीं रहेगा। अगर आपको अपने शिष्य के प्रति इतना ही मोह भाव है तो बाहर वाला कमरा उन्हें दे दो, पर उनके नखरे में नहीं सहूँगी, ये पहले ही बताए दे रही हूँ। फिर स्वयं नौकर की सहायता से गीता ने प्रशांत का कमरा सजाया था। प्रशांत की हर आवश्यकता की मानो गीता को पूर्व जानकारी थी। कमरे की सज्जा देख मुग्ध प्रशांत ने धन्यवाद देना चाहा था। इतने सुंदर कमरे में पहले रहने का अभ्यास नहीं है, इस सज्जा के लिए हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा। ये तो मेरा कर्तव्य था, इस घर की केयर टेकर हूँ ना, सो सबकी सुविधा असुविधा का ध्यान मुझे ही तो रखना पड़ता है। हाँ, यहाँ के नियम पालन में आप अटपटा तो अनुभव नहीं करेंगे। शायद इतनी सुविधाएं परेशान करें, आदत जो नहीं है।
प्रशांत के घर में आ जाने से प्रोफेसर नारायण के हृदय का खाली कक्ष मानो लबालब भर गया था। पुत्र के विदेश बस जाने से खाली हुआ घर फिर मानो पूर्ण हो उठा था। घंटों लंबी दोनों की बातचीत पर गीता खींच उठती थी। इन्हीं बातों से बोर करने के लिए पापा आपको लाए हैं। वर्षों से तुलसी का चरणामृत पान करते करते क्या कुछ और पाने की इच्छा नहीं होती गीता? कभी विज्ञान की समस्याओं में डूबो, तुलसी और सूर को भूल जाएगी मेरी बिटिया। छोड़िए पापा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे, आपने हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया होता तो जान पाते। क्यों नहीं, कुछ उल्टा सीधा लिख दो, एक नया वाद बन जाएगा। ठीक कहा ना प्रशांत? प्रोफेसर गीता को चिढ़ाते जाते। जी सर, विज्ञान तथ्य देखता है, अन्य विषयों की तरह मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास थोड़ी करता है। निश्चय ही प्रशांत की टिप्पणी सीधी गीता के हिंदी साहित्य पर प्रहार करती। तभी तो वैज्ञानिक नीरस, रूखे और उदासीन होते हैं। अगर दिल न होता तो अकेला दिमाग क्या करेगा जनाब? दिल के बिना मनुष्य रोबोट बनकर रहेगा। अच्छा हो अपना साहित्यिक ज्ञान बढ़ाएं आप। प्रशांत की शरारती मुस्कान गीता को और अधिक खिंचा जाती थी। घर के छोटे मोटे दायित्वों के साथ गीता को भी प्रशांत पर छोड़ प्रोफेसर निश्चिंत हो गए थे। अब गीता की फरमाइशें पूरी करने न उन्हें बाजार भागना पड़ता था, न 3 घंटे गीता की जिद पर पिक्चर हॉल में सोकर बिताने होते थे। शुरू में गीता उन्हें साथ ले जाने की जिद करती थी। धीरे धीरे प्रशांत उन कार्यों के लिए स्वीकृत होता गया था। हिंदी विभाग के वार्षिकोत्सव में मीरा के जीवन पर एक नृत्य नाटिका के मंचन का निर्णय लिया गया था। मीरा की भूमिका के लिए गीता को चुना गया था। रिहर्सल के लिए कालिंदी जी का घर नियत हुआ था। रिहर्सल के लिए कालिंदी जी के घर पहुंचाने और वापस लाने का दायित्व भी प्रशांत पर आ गया था। प्रशांत, हमारी बिटिया रानी अब पिक्चर का शौक छोड़ मीरा के भजन गाएगी। शाम को इसे कालिंदी गुप्ता के घर छोड़ थोड़ी देर लाइब्रेरी में समय बिता साथ ही वापस ले आया करना। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या पापा, जो ये पहुँचाने और वापस लाने जाएंगे? गीता ने प्रतिवाद किया था। मेरे लिए तो तू तब तक छोटी बच्ची ही रहेगी गीता, जब तक तू अपने 2-4 बच्चों की माँ नहीं बन जाती। गीता का मुख लज्जा से आरक्त हो उठा था। रिहर्सल के लिए साथ चलती गीता को प्रशांत छेड़ रहा था। जरा जल्दी कदम बढ़ाइए देवी जी, कालिंदी जी अपनी मीरा की प्रतीक्षा में व्यग्र होंगी। अभी तो बस 5 बजे हैं, रिहर्सल तो 5:30 से शुरू होगा। आपको मुझसे पीछा छुड़ाने की इतनी जल्दी क्यों है जनाब? स्वर में तनिक सी शोखी छलक आई थी। डरता हूं कहीं ज्यादा देर साथ चला तो ऐसा ना हो जाए कि साथ छोड़ने को जी ही न चाहे। प्रशांत नहले पर दहला था। साहस गीता ने कहा था, वापस जाने की क्या जरूरत है? सेवक को स्वामी की छाया बन उपस्थित रहने का आदेश दिया जाता है। बहुत पछताओगी गीता। ये लो, यही बरामदे में धूनी जमाए आपकी प्रतीक्षा करूंगा। प्रशांत बरामदे में बैठने ही लगा था। छी, ये भी कोई मजाक है? उठिए यहां से। गीता के स्वर में हल्की सी झिड़की थी। सेवक तो स्वामी की आज्ञा का पालन करेगा। छोड़ो प्रशांत, हमें ऐसी बातें पसंद नहीं। क्या हमने कभी किसी पर अपना रौब जमाया है? कुछ रुवासी सी गीता की बात पर प्रशांत हंस पड़ा था। अच्छा भाई, अब नहीं करेंगे कभी ऐसा मजाक जो गीता को रुला जाए। घर पहुंचते ही गीता पापा से कह रही थी, पापा, रोज मुझे पहुंचाने लाने में इनका कितना समय वेस्ट होगा, सोचा है आपने? कल से हम अकेले जाएंगे। अब हम बड़े हो गए हैं पापा। हाँ, वो तो हम देख रहे हैं बिटिया। ऐसा करो, प्रशांत को भी नाटक में कोई छोटा मोटा रोल दे दो, समय का सदुपयोग हो जाएगा। उनके साथ ही प्रशांत भी जोर से हंस पड़ा था। कालिंदी गुप्ता के घर को जाती पगडंडी के दोनों ओर शेफाली की झाड़ियां थीं। शेफाली की मादक सुगंध गीता को बहुत भाती थी। अंजुरी में झोंके उनकी सुगंध पूरे वातावरण में घोल देते। पगडंडी पर चलते हुए हवा से झरी शेफाली पर
प्रशांत पांव रखने ही वाला था कि गीता जैसे चीख उठी थी। ठहरो प्रशांत, शेफाली को मत रौंदना। धरती पर बिछी शेफाली को देख प्रशांत हंस पड़ा। जानती हो गीत, शेफाली का जीवन, रात भर जीवन के उल्लास से महकती गर्वित शेफाली प्रातः पांव तले रौंदे जाने के लिए स्वयं सेज बिछा देती है। नहीं प्रशांत, पांव तले रौंदे जाने की नियति नहीं है शेफाली की। सच, कितना अन्याय है। रात भर जिसका रूप यौवन मुग्धकारी है, प्रातः तक वह झर जाता है। बस एक रात का जीवन जीती है। दो चार फूल तोड़ उन्हें सहलाती गीता गंभीर हो उठी थी। साहित्य का यही दोष है, वास्तविकता से मुंह मोड़ व्यक्ति कल्पना के संसार में जीने लगता है। भला जिन फूलों को जन्मदाता वृक्ष स्वयं एक दिन साथ नहीं रख पाता, प्रातः होते ही उसे अस्वीकार कर दे, उसकी क्या नियति होगी गीता। डार से झरे पुष्पों को तो देवता भी स्वीकार नहीं करेंगे। यही सच है गीत, इस सच को स्वीकार करना ही होगा। कोरी भावुकता से काम नहीं चलता जीवन में। प्रशांत के स्वर में दृढ़ निश्चय का भाव था। हाँ प्रशांत, एक वैज्ञानिक के सोचने का यही तरीका है। कितनी आसानी से हर बात का पोस्टमार्टम कर सकते हो। मैं तो आज भी रात के आकाश में बिखरे तारों में माँ बाबूजी को खोजती रहती हूँ। गीता का स्वर भीग उठा था। आई डू नॉट मीन दैट। सच, तुम्हारी यही भावुकता कभी बहुत अच्छी लगती है गीत। तुम हमेशा ऐसी ही पंख समेटे चिड़िया सी रहना गीता। आई मीन दैट, बिलीव मी। अब प्रशांत भावुक हो उठा था। हौले से सिर उठा जगमगाती आंखों से प्रशांत को निहारती गीता हंस दी तो मानो कुहासा चट गया। मीरा के रूप में गीता के हृदय स्पर्शी अभिनय की बहुत प्रशंसा की गई थी। प्रोफेसर नारायण ने कई बार रुमाल से अश्रु पोंछे थे। करतल ध्वनि से गीता का देर तक अभिनंदन किया गया था। घर पहुंचते ही मुग्ध स्वर में प्रशांत ने सराहना की थी। मैं तो एक पल को भूल ही गया था वो मेरी ही गीता है, मीरा नहीं। प्रशांत अनजाने ही उसे मेरी गीता कह गया था। अपनी गलती का उसे तनिक सा आभास भी नहीं हुआ था। बड़े बड़े विस्मित नयन उठा एक बार प्रशांत का मुंह ताक गीता ने चेहरा नीचे झुका लिया था। कहीं उसका रक्ताभ मुख प्रशांत की पकड़ में ना आ जाए। सप्रयास गीता ने कहना चाहा था, इस सफलता के लिए मेरा पुरस्कार? ठीक है, कल हमारी ओर से क्वालिटी की आइसक्रीम तय रही। आखिर तुम्हारी सफलता का दंड तो भरना ही पड़ेगा। सिर्फ आइसक्रीम? ना बाबा, इतनी कंजूसी भली नहीं। मैं तो बाबा की चाट भी खाऊंगी। गीता हंस रही थी। ठीक है प्रशांत, इसे इतनी आइसक्रीम और चाट खिला देना कि आगे से कभी तुम्हें कंजूस न कह सके। हंसते हुए प्रोफेसर नारायण ने 100 का नोट प्रशांत की ओर बढ़ाया था। नहीं सर, ये पार्टी तो मेरी ओर से रहेगी, आपकी ओर से फिर कभी चलेंगे। प्रशांत ने रुपए स्वीकार नहीं किए थे। दूसरे दिन शाम को गुलाबी शिफॉन की साड़ी में गीता जाने को तैयार थी। प्रशांत की मुग्ध दृष्टि से बचती पापा के पास जा पहुंची थी। आप भी चलिए ना पापा, कभी हमारे साथ नहीं चलते, आज तो चलना ही होगा। बड़े लाड से गीता ने जिद की थी। नहीं बिटिया, कल कॉन्फ्रेंस के लिए ये लेख पूरा करना है, तुम दोनों जाओ। संडे को हम अपनी बेटी को कहीं बाहर डिनर के लिए ले जाएंगे, ओके? प्रोफेसर पक्के सौदेबाज थे। सिविल लाइंस में ठेले के पास खड़ी गीता ने जी भर चाट खाने की तैयारी कर रखी थी। खूब मिर्चें डलवा सीसी करती, आंसू बहाती गीता को देख प्रशांत हंस पड़ा था। इतनी मिर्ची डलवाने की क्या ज़रूरत थी कि यूं आंसू बहाए जाएं? ज़रा खाकर देखो ना प्रशांत, मज़ा आ जाएगा। गीता ने दोना बढ़ाया था। ना भाई, ये चाट तुम लड़कियों को मुबारक। अगर हमने खानी शुरू कर दी तो बहुत घाटे में रहोगी। जी भर चाट खा लेने के बाद रुमाल से हाथ पोंछती गीता क्वालिटी में जा आइसक्रीम खाने को उतनी उत्सुक नहीं थी। प्रशांत, क्वालिटी के अंधेरे में आइसक्रीम का क्या मज़ा। वहाँ संडे को पापा के साथ डिनर को आएंगे।
यानी मुझ बेचारे पर तरस आ गया देवी जी को। तो चलें घर? प्रशांत प्रसन्न दिख रहा था। जी नहीं, आपका वादा अभी कहाँ पूरा हुआ है। क्वालिटी में आइसक्रीम फिर कभी खाएंगे। आज तो सॉफ्टी कॉर्नर से सॉफ्टी लेंगे, खुली हवा में खाते चलेंगे, मजा आएगा ना। लेकिन बाद में ये तो नहीं कहोगी कि मैंने कंजूसी की? प्रशांत आश्वस्त हो लेना चाहता था। नहीं, नहीं कहूंगी। चलो अब तो चलें सॉफ्टी कॉर्नर। हाथ में सॉफ्टी ले पैदल बतियाते चलना गीता को विशेष प्रिय था। प्रोफेसर ने प्रशांत से कार ले जाने को कहा था तो गीता ने ही आपत्ति की थी। 10 मिनट की तो दूरी है पापा, हम पैदल ही चले जाएंगे। प्रशांत के पैसों से खाई चाट हजम करना आसान तो नहीं है ना पापा। गीता की शैतानी पर सब हंस पड़े। सिविल लाइन्स से पैदल घर पहुंचने में सचमुच अधिक समय नहीं लगता था। उस दिन भी गीता ने प्रशांत से यही कहा था, देखना ये सॉफ्टी खत्म होने के पहले ही हम घर पहुंच जाएंगे। जी नहीं, इस स्पीड से चलने पर आपको पहुंचने तक कम से कम 5 सॉफ्टी लेनी होंगी, प्रशांत ने व्यंग किया था। तुम हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हो प्रशांत? मैं तो इस गुलमोहरी सड़क पर पूरी रात बिता सकती हूँ। कभी गुलमोहर और अमलताश के इन फूलों के सौंदर्य पर तुमने दृष्टि भी डाली है प्रशांत? प्रशांत दृष्टि उठाते ही मुग्ध रह गया था। सड़क के दोनों किनारों पर लगे गुलमोहर और अमलताश के गुच्छे हल्की हवा के झूले पर झूल रहे थे। गर्मियों में इन फूलों का वैभव ही निराला होता है। प्रोफेसर नारायण के घर के आसपास प्रायः सन्नाटा ही रहता था। जन कोलाहल से दूर उन्होंने अपना बंगला बनवाया था। प्रायः इस जन शून्य सड़क के बल्ब भी शैतान बच्चों के निशाना बन अपने दुर्भाग्य पर रोते थे। घर के उस मोड़ पर उस रात्रि भी घना अंधकार था। मोड़ पर पहुंचते ही पीछे से आती एक कार ने दोनों का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। कुछ समझ पाने की स्थिति के पूर्व ही 2 सबल हाथों ने गीता को कार के अंदर खींच लिया था। प्रशांत ने आगे बढ़ गीता को पकड़ना चाहा था, पर आगे की सीट से उतरे एक बलिष्ठ व्यक्ति ने प्रशांत को जोर से धक्का दे गिरा दिया था। गीता को जबरन कार में ढकेल कार का दरवाजा बंद कर कार तेजी से आगे चली गई थी। प्रशांत, प्रशांत! संभवतः गीता का मुंह बंद कर दिया गया था। पलक झपकते वो हादसा हो गया था। प्रशांत जब तक उठा, कार तीव्र गति से मोड़ के आगे जा चुकी थी। अंधेरे में कार की बैक लाइट भी ऑफ थी। नंबर देख पाना असंभव था। बदहवास प्रशांत भागकर जब घर पहुंचा, प्रोफेसर खाने की मेज पर बैठे ही थे। पुलिस थाने का नंबर मिला प्रशांत ने घटना की जानकारी दी थी। शहर का पुलिस अधीक्षक कुमार प्रोफेसर का छात्र रह चुका था। खबर पाते ही जीप में उनके पास आ पहुंचा। पूरी बात सुन शांति से उसने प्रोफेसर को सलाह दी थी, सर अच्छा हो इस विषय में किसी बाहर वाले को खबर ना हो। मैं विश्वास दिलाता हूँ सुबह के पहले गीता को खोज लूँगा। तब तक व्यर्थ बदनामी न होने देने के लिए हिम्मत तो रखनी ही होगी सर। पितृतुल प्रोफेसर को बच्चों सा दिलासा दे कुमार गीता की खोज में चला गया। सचमुच रात के 3 बजे तक गीता का अर्ध चैतन्य शरीर कुमार ने खोज निकाला था। हॉस्पिटल में गीता को एडमिट करा कुमार ने प्रोफेसर को फ़ोन किया था। सूचना पाते ही प्रशांत के साथ प्रोफेसर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सफ़ेद चादर में गीता का मुंह छिप सा गया था। डॉक्टर ने सोने का इंजेक्शन दे रखा था। गीता के निष्प्रभ सफ़ेद मुख को देख प्रोफेसर संयम खो रो पड़े थे और अपनी विवशता और आक्रोश पर प्रशांत तिलमिला उठा था। जी चाहता था अपना सिर कहीं फोड़ डाले। डॉक्टर ने प्रोफेसर के कंधे पर अपना सहानुभूतिपूर्ण हाथ रखकर कहा था, हैव करेज प्रोफेसर, बच्ची बहुत बड़े हादसे से गुजरी है, आपको ही संभालना होगा। पुलिस अधीक्षक कुमार ने दृढ़ स्वर में प्रतिज्ञा करते हुए कहा था, उन दरिंदों को सजा दिलाए बिना नहीं छोड़ूंगा। मेरा विश्वास कीजिए सर, जब तक उन्हें पकड़ नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा।
प्रोफेसर शून्य में हाथ उठा न जाने क्या बुदबुदाए थे। पूरे 12 घंटे निस्पंद पड़ी गीता का शरीर हल्की कराह के साथ हिल उठता था। गीता की वो कराह प्रोफेसर और प्रशांत का हृदय चीर जाती थी। 12 घंटों बाद जब गीता ने आंखें खोली तो बड़े दुलार से उसके सिर पर हाथ फेर प्रोफेसर ने कहा था, अच्छी तो है मेरी बिटिया रानी। उत्तर में सिर तक चादर खींच गीता हिचकियां ले रो पड़ी थी। कितना हृदय विदारक था वो रुदन, मानो तीर विद्ध शावक अपने पंख कट जाने की दारुण वेदना से कराह रहा हो। प्रोफेसर के नयन अश्रुपूर्ण थे। प्रशांत ने चेहरा दीवार की ओर फेर लिया। मैं मर जाऊंगी पापा, मैं जिंदा नहीं रह सकती, मुझे जहर दे दो पापा। स्वर सिसकियों में डूब गए थे। ना बेटी, यूं हिम्मत नहीं हारते। तू तो अपने पापा की बहादुर बिटिया है ना। तेरे बिना तेरे पापा को कौन संभालेगा बेटा। देख, कल से ये प्रशांत भी भूखा प्यासा खड़ा है। आओ प्रशांत। तनिक आगे बढ़ प्रशांत ने जैसे ही पुकारा था गीत, उसने अपना सिर तकिए में गड़ा अपने को पूर्णतः समेटना चाहा था। अस्फुट क्रंदन के मत नहीं नहीं ही प्रशांत सुन सका था। अपराधी सा प्रशांत गीता के तकिए में गड़े सिर को निहारता रह गया था। 1 सप्ताह बाद गीता घर आ गई थी, पर मानो ये कोई और ही गीता थी। पहले वाली शोक चंचल गीता न जाने कहाँ खो गई थी। कुमार के निर्देशानुसार इस दुर्घटना को गुप्त ही रखा गया था। बाहर वाले परिचित यही जान सके, अचानक गीता की तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टरों ने उसे कुछ दिन आराम की सलाह दी थी। अगर किसी के मन में कोई शंका उठी भी होगी तो वो घर के प्राणियों तक नहीं पहुंच सकी थी। अपने कमरे में कैद गीता शायद छत की कड़ियां गिनते ही दिन काट देती थी। अपने पापा और प्रशांत की बार बार मनुहार पर भी गीता संध्या चाय के लिए लॉन में नहीं जाती थी। साहस करके एक दिन प्रशांत ने गीता को समझाना चाहा था। यूं सबसे कटकर अपने को दंडित कर रही होगी। तुम्हारा अपराधी मैं हूं, मुझे दंडित करो। अक्षम्य अपराधी हूं मैं तुम्हारा। अपनी गीता की रक्षा तक न कर सका। प्रशांत का स्वर रुंध गया था। नहीं प्रशांत, तुम अपने को व्यर्थ अपराधी ठहरा रहे हो। कार से सिविल लाइंस न जाने की जिद तो मैंने की थी ना, शायद मेरा दुर्भाग्य था। गीत, क्या वो दुर्घटना तुम भुला नहीं सकती। प्रशांत की स्थिर दृष्टि गीता के मुख पर निबद्ध थी। तुम वो सब भुला सकते हो प्रशांत। गीता ने सीधे सपाट स्वर में उल्टा प्रश्न किया था। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं गीत। क्यों? क्या अपनी भूल का प्रायश्चित करना चाहते हो या अपने अपराध के लिए स्वयं दंड निर्धारित किया है प्रशांत? छी, कैसी बातें करती हो गीत। क्या तुम जानती नहीं, मैंने हमेशा तुम्हारी कामना की है। आज भी मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। मेरे प्यार पर अविश्वास क्यों गीत? तुम पर तो अपने से भी ज्यादा विश्वास है प्रशांत, पर तुम व्यर्थ अपने को अपराधी ठहरा प्रायश्चित या दंड स्वरूप मुझे अपनाना चाहो, ये मुझे स्वीकार नहीं है। मैं तुम्हारी अपराधनी नहीं बनना चाहती प्रशांत। नैनों में उमड़े आ रहे आंसुओं को गीता जबरन रोक रही थी। मुझसे विवाह कर तुम अपराधनी बनोगी गीत? प्रशांत का विस्मय स्वाभाविक था। हाँ प्रशांत, इस कड़वे सत्य को आत्मसात कर पाना सचमुच कठिन था, पर मैं जहर का घूंट पी चुकी हूँ। मेरी अंतर्वेदना के एकमात्र साक्ष्य तुम हो। जब भी हम एक दूसरे को देखेंगे, वो वेदना, मेरा वो घाव सदैव हरा रहेगा। हम दोनों इस हादसे को कभी नहीं भुला सकेंगे प्रशांत, कभी नहीं। समय हर घाव को भर देता है गीत। आज ये घाव हरा है, कल इसका नामो निशान नहीं बचेगा, बशर्ते इसे जीवित रखने को हम साथ ना रहें। क्या कहना चाहती हो गीता? प्रशांत फिर विस्मित था। मेरे लिए इस समय कुछ भी करने को तत्पर हो ना प्रशांत? गीता के नयन प्रशांत के सौम्य चेहरे पर गड़े थे। कह के तो देखो गीत, सिर्फ इसी समय क्यों, जब भी पुकारोगी प्रशांत को पाओगी।
पास के स्टूल पर बैठ गीता के माथे पर झूल आई लट संवारता प्रशांत आशान्वित हो उठा। तुम हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ प्रशांत। मैं जानती हूँ पापा तुम्हारे बिना टूट जाएंगे, पर तुम मेधावी और प्रतिभाशाली हो। अमेरिका छात्रवृत्ति लेकर चले जाओ प्रशांत। पापा भी तो उस दिन यही सजेस्ट कर रहे थे ना। मैं भीख मांगती हूँ प्रशांत, यहाँ से चले जाओ। आगे की बात आंसुओं में भीग गई थी। मेरे बिना रह सकोगी गीत? थोड़ा शांत और सुस्थिर होकर निर्णय लेना, सच पा जाओगी। बहुत दुलार से प्रशांत ने चुनौती दी थी। तुम्हारे बिना ही जी सकूंगी प्रशांत। तुम्हारे साथ हर पल ये एहसास जीता है, मैं अपवित्र हूँ, अस्पर्श हूँ। शेफाली सी नियत पाई है मैंने प्रशांत। झरी रौंदी शेफाली अपने देवता के मस्तक पर नहीं चढ़ सकती ना प्रशांत। मुझे क्षमा कर दो मेरे देव। कंठ से रुलाई छलकी पड़ रही थी। बिना कुछ कहे प्रशांत बाहर चला गया। प्रशांत को अमेरिकी छात्रवृत्ति मिल गई थी। जाने के पूर्व प्रशांत को आलिंगन में बांध मौन प्रोफेसर नारायण ने न जाने कितना अनकहा कह डाला था। कभी भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्द आवश्यक नहीं होते। तैयारी के लिए प्रशांत को पहले अपने घर जौनपुर जाना था। जाने के पहले गीता ने प्रशांत से आग्रह किया था, आपके पिताजी अस्वस्थ रहते हैं। कई बार आपके विवाह के लिए पापा को लिखते रहे हैं। आप विवाह करके ही अमेरिका जाएं तो उन्हें शांति मिलेगी। और तुम्हें बहुत भारी पड़ गया था ना गीत तुम पर। जो दंड कहो सह लूंगा। प्रशांत चला गया था। घर में भर गए सूनेपन को झेलते प्रोफेसर और गीता लॉन में बैठे निशब्द हवा का सरसराना भर सुनते रहते थे। प्रशांत के पिता का कृतज्ञतापूर्ण पत्र और साथ में एक निमंत्रण आया था। आपके आदेशानुसार प्रशांत विवाह के लिए राजी हो गया है। विवाह शहर के उद्योगपति की एकमात्र कन्या से तय हुआ है। प्रशांत की हार्दिक इच्छा है नवदंपति को आशीर्वाद देने प्रोफेसर साहब बेटी गीता के साथ अवश्य आएं। सब कुछ एक सप्ताह में ही किया जाना था ताकि विवाह के बाद प्रशांत सपत्नी अमेरिका जा सके। पत्र पढ़ एक लंबी उसास छोड़ प्रोफेसर शून्य में निहारते रह गए थे। उनके मन की बात क्या गीता से छिपी थी? प्रशांत को घर में रख गीता का पूरा दायित्व उसे सौंपने में उनकी इच्छा गीता पर स्पष्ट हो चुकी थी। प्रोफेसर से बिना पूछे गीता उनकी जौनपुर यात्रा की तैयारी में जुट गई थी। बाजार से साड़ी और सच्चे मोती के टॉप्स खरीद कर भी वह संतुष्ट न थी। पापा, प्रशांत को सोने से अधिक सच्चे मोती पसंद हैं, इसलिए ये टॉप्स लाई हूँ। दाम कुछ ज़्यादा थे, पर ये टॉप्स बहुत सुंदर हैं ना पापा? प्रोफेसर निरुत्तर गीता को देखते रह गए थे। यूं अपने घर में स्वयं आग लगा हाथ सेकना क्या किसी अन्य को संभव होगा? पर जौनपुर जाने के दिन अचानक प्रोफेसर नारायण को जाड़ा देकर तीव्र ज्वर आ गया था। प्रशांत को विवाह के लिए आशीर्वाद टेलीग्राम द्वारा भेजना पड़ा था। आश्चर्य था कि अमेरिका जाकर प्रशांत ने धन्यवाद पत्र भी नहीं भेजा था। प्रथम श्रेणी में एमए कर गीता ने भी शोध कार्य प्रारंभ किया था। जीवन बिना किसी हलचल के शांत सरोवर सा चल रहा था। नए सत्र में गीता का अस्थायी प्राध्यापिका के रूप में चयन हो जाने से व्यस्तता बढ़ गई थी। प्रोफेसर नारायण कभी अपनी उस तपस्विनी बनी बिटिया को देख व्यथित हो उठते थे। तू विवाह कर ले बेटी, तो मैं स्वामी जी के पास जा निश्चिंत हरि भजन करूं गीता। यहाँ हरि भजन की सुविधा नहीं है क्या पापा? सच कहना पापा, बहुत तंग करती हूँ आपको क्या? वो बात नहीं है बेटी, कन्यादान किए बिना भला हरि भजन में चित्र एकाग्र कर पाऊंगा? प्रोफेसर का स्वर उदास हो उठता था। मेरा दान तो आप कर नहीं सकते पापा, मेरी स्वर्ण प्रतिमा दान कर दें, किसी ब्राह्मण का भला हो जाएगा। गीता खिलखिला उठती। स्वर्ण दान भी हो जाएगा बेटी, पर चलो पापा आज कहीं घूम आए, आप उदास लग रहे हैं। गीता जबरन कार में पापा को ले उनके किसी मित्र के घर चली जाती थी।
प्रशांत की स्वदेश वापसी और प्रोफेसर नारायण के विभाग में उसकी नियुक्ति की सूचना ने शांत सरोवर के जल को पूर्णतः उद्वेलित कर दिया था। शांत निर्विकार गीता अचानक प्रोफेसर नारायण से बच्चों सी जिद कर बैठी थी। पापा, हम गुरुजी के पास हरिद्वार चलेंगे। आपने कहा था स्वामी जी के पास दुखों से मुक्ति मिलती है, मन को शांति मिलती है। हाँ बिटिया, पर तेरे मन को वहाँ भी शांति मिल सकेगी, इसमें मुझे संदेह है। नहीं पापा, यूं टालने से नहीं चलेगा। हमें हरिद्वार जाना ही है। स्वामी जी के विद्यालय में मैं पढ़ाऊंगी। उन अनाथ बच्चों के बीच ही शांति पा सकूंगी। चलो ना पापा। पर तेरी लेक्चररशिप का क्या होगा बिटिया? 2 महीने बाद परमानेंट पोस्ट मिल जाएगी। इंटरव्यू देना है ना? नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं चाहिए पापा, बस यहाँ से चलना है। गीता का स्वर करुण आर्तनाद सा कर उठा था। ठीक है बेटी, यही सही। स्वामी जी झूंसी आए हुए हैं, उन्हें बुलाकर बात कर लेते हैं। प्रोफेसर उदास हो उठे थे। अचानक हरिद्वार जाने का निर्णय लेने में गीता की उतावली का रहस्य प्रोफेसर नारायण समझ रहे थे। काश जो उन्होंने सोचा था वैसा हो पाता। और आज यज्ञ का ये आयोजन सबसे विदा लेने का क्या बहाना भर था। प्रशांत को देख मन न जाने क्यों उद्वेलित हो गया था। कल प्रातः कार से हरिद्वार जाना निश्चित हो चुका था। लॉन के कोने में कुर्सी पर बैठे डॉक्टर प्रशांत सामने लगी शेफाली की नन्ही सी झाड़ी को निहार रहे थे। कालिंदी गुप्ता के घर से इसे गीता कितने प्यार से लाई थी। आज वही नन्हा पौधा पुष्पित पल्लवित हो हवा में अपनी सुगंध फैला रहा था। क्या गीता की शेफाली सी नियति थी? गीता की इस नियति के उत्तरदायी प्रशांत स्तब्ध बैठे थे। क्या प्रशांत गीता को अपने साथ विवाह के लिए राजी नहीं कर सकता था? गीता का यह पलायन प्रशांत के प्रति अटूट प्यार का ही तो परिणाम है। गीता ने उसे हृदय से चाहा और वो कायर पहला अवसर पाते ही देश छोड़ भाग निकला। कायर, चीट। क्या बात है प्रशांत, यूं अकेले बैठे हो? तबीयत तो ठीक है ना? प्रोफेसर का स्वर स्नेहपूर्ण था। मैं गीता से विवाह करना चाहता हूँ सर। आपकी आज्ञा और आशीर्वाद चाहिए। क्या? पर तुम तो विवाहित हो प्रशांत। नहीं सर, शायद वह मेरा सौभाग्य ही था। ठीक विवाह के 2 दिन पहले दीपा का लिखा पत्र मिला था मुझे। वह किसी और को चाहती थी। पिता की जिद के कारण मुझसे विवाह को दीपा विवश की गई थी। फिर? प्रोफेसर के स्वर में विस्मय था। दीपा की मदद के लिए मैंने ही दृढ़ता से कह दिया था, मैं किसी और के प्रति वचनबद्ध हूँ, ये विवाह नहीं होगा। तुम्हारे परिवार वाले मान गए प्रशांत? परिवार वाले बहुत क्रोधित हुए, पर उसके अलावा कोई और विकल्प भी तो नहीं था। आज लगता है उस दिन भी मैंने झूठ नहीं कहा था सर। अगर विवाह हो जाता तो जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप होता। पर पिछले 3 वर्षों में इस विषय में तुमने मुझे कुछ भी नहीं लिखा प्रशांत। गीता के भ्रम को न तोड़ना ही तब ठीक समझा था। सोचता था शायद गीता कहीं अन्यंत्र विवाह कर ले तो मैं बंधन मुक्त हो जाऊं। बंधन मुक्त? तुम्हें तो किसी ने बंधन में नहीं बांधा प्रशांत। प्रोफेसर नारायण ने प्रशांत को सीधी दृष्टि से देखा था। आज सब स्वीकार करते मुझे लज्जा नहीं है सर। गीता को प्यार करने के बावजूद उस हादसे के कारण अपने को तैयार नहीं कर पाता था। बहुत दिन अपने से संघर्ष करता रहा, पर मैं कायर सिद्ध हुआ था। पर आज मैंने अपने मन का सत्य पा लिया। गीता के बिना मेरा जीवन निरर्थक है। मुझे आज्ञा दीजिए सर। प्रशांत का कंठ भर आया था। तभी उनकी ओर आती गीता का मधुर स्वर सुनाई दिया था। यहाँ है पापा, वहाँ सब आपको खोज रहे हैं। आप? प्रशांत से मिलते ही गीता रुक गई थी। अच्छा बेटी, मैं उधर चलता हूँ। व्यग्र भाव से प्रोफेसर आगे गए थे। चलने को उद्यत गीता का हाथ पकड़ प्रशांत ने उसे रोक लिया। छी, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। अपने इस भटके राही का मार्गदर्शन नहीं करोगी गीत? कब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करनी होगी?
कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका मार्गदर्शन करने को आपकी पत्नी है। मुझे मेरी नियति पर छोड़ दीजिए। ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती डॉक्टर प्रशांत। छोड़िए मेरा हाथ। अपनी नियति तुम्हें बदलनी होगी गीत। तुम शेफाली नहीं, गीता हो। इसीलिए तो पत्नी रूप में तुमसे मार्गदर्शन का अधिकार मांग रहा हूँ गीता। बहुत देर से पहुंचा हूँ तुम्हारे पास। मुझे क्षमा मिलेगी ना? बहुत मनुहार से प्रशांत ने अनुनय की थी। पर ये सब क्या है प्रशांत? स्वामी जी, आप इन्हें समझाइए। विवाह मेरी नियति में नहीं है। पापा, आप ही इन्हें बताएं। प्रोफेसर के साथ आए स्वामी जी की मंद स्मित पर गीता विस्मित थी। अगर विवाह गीता की नियति नहीं, तो वही नियति मैं अपने लिए भी स्वीकार करता हूँ गुरुजी। मैं आपके समक्ष सच्चे हृदय से अपनी भूल स्वीकार कर प्रायश्चित को तत्पर हूँ। डॉक्टर प्रशांत स्वामी जी के चरणों में जैसे ही झुके, उन्होंने उसे प्यार से उठा हृदय से लगा लिया। आवाक गीता का हाथ प्रशांत के हाथ में दे स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया था। पति पत्नी रूप में इस जीवन पथ पर सदैव कर्मरत रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।